Hello everyone, today we are going to start with Unit 5, second part. पहले पार्ट में हम लोग ने कवर किया कि जोग्राफिकल सेटिंग ऑफ डेक्कन कैसा था, चार किंगडम्स जो थे वो कैसे राइज किए, सर्दर्न किंगडम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे राइज एंड कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्राह्मणी पावर. ये सेकेंड पार्ट है यूनिट 5 का ही. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. The rise and conquest and consolidation of Brahmini power spanned two distinct phases. ये जो ब्राह्मणी पावर का एक्सपेंशन हुआ था ये मेनली 2 phases में हुआ था, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज. और दोनों फेज जो है ना एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट शो करता है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स में. The Brahmini power centered around the Deccan Indian regions emerged as a formidable force during the medieval period. ब्राह्मणी पावर जो था वो मेनली सर्दर्न रीजन, डेक्कन रीजन्स में इमर्ज किया था मेडाइवल टाइम में, लीविंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री. और इसका राइज हुआ और उसका फॉल भी हुआ, बट इसका इम्पैक्ट जो था वो बहुत बड़ा था, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा इंडियन हिस्ट्री में. इन दिस डिटेल एक्सप्लोरेशन वी विल डिलीव इन बोथ द फेजेस. दोनों फेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पहला फेज ऑफ ब्राह्मणी पावर. द इनिशियल फेज ऑफ ब्राह्मणी ascendancy कैन बी ट्रेस्ड बैक इन द 13th century ऑफ द दिल्ली सल्तनत कंट्रोल ओवर द सर्दर्न टेरिटरीज वीकेंड. पहला फेज में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ब्राह्मणी पावर स्टार्ट किया राइज करना व्हेन दिल्ली सल्तनत का जो कंट्रोल था सर्दर्न टेरिटरीज में वो वीकेंड होने लगा था, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रहा था. The decline of the centralized authority in the Deccan created a power vacuum and enabling regional dynasties to assert their influence. क्योंकि दिल्ली सल्तनत वीकेंड हो गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर पावर का वैक्यूम था, मतलब खाली था, तो कोई ना कोई तो आके वहाँ रूल करेगा. तो ब्राह्मणी एसेंडेंसी, ब्राह्मणी का जो पावर है हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे राइज होने लगता है. It was during this period that Vijayanagar Empire began to consolidate powers under the leadership of Harihar I and his brother Bukka Raya I. तो इसी के समय में हम लोग देखते हैं कि जैसे दिल्ली सल्तनत वीकेंड होने लगता है, विजय एम्पायर जो है वो इमर्ज करता है एज एन कंसोलिडेटेड एंड अ स्ट्रॉन्ग पावर अंडर द लीडरशिप, दोनों के लीडरशिप में, हरिहर वन और बुक्का राया वन के अंडर. फाउंडेशन ऑफ अ विजयनगर. The foundation of Vijayanagar in 1336 was Harihar I, marked the beginning of the Brahmini dominancy in the Deccan. विजयनगर का establishment ही ब्राह्मणी dominancy in the Deccan का start था, beginning था. The empire's strategic location situated between the northern sultanates and the southern kingdom allowed its control key trade routes and resources. इसका strategic point भी बहुत अच्छा था, जिसके वजह से इसका trade जो था northern sultanates के साथ और southern sultanates के साथ, kingdoms के साथ अच्छे से हो पा रहा था. Military expansion. The Vijayanagar rulers, particularly under the Bukka Raya I and his successors, undertook extensive military campaigns to expand their territory reach. They confronted and defeated various local chieftains, rival kingdom and external threats, solidifying Vijayanagar's positions as a major power in the South India. विजयनगर एम्पायर अपना मिलिट्री एक्सपेंशन भी करता है और बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स करते हैं ताकि उनका टेरिटोरियल रीच जो है वो बढ़ पाए. और उसमें ये लोग कभी डिफीट भी होते हैं और कभी सक्सीड भी होते हैं. ये अपने राइवल किंगडम्स को, एक्सटर्नल थ्रेट को सॉलिडिफाई करते हैं, विजयनगर किंगडम को, बाहर के कितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट था उससे. Administrative innovations. Along military conquest, the Vijayanagar Empire implemented administrative reforms that contributed to stability and governance. विजयनगर एम्पायर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे इनोवेशन लाते हैं ताकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए और स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टेबल और गवर्न कर पाए. द एस्टैब्लिशमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विद प्रोविंस गवर्नड बाय ट्रस्टेड ऑफिशियल्स इनेबल इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन. विजयनगर एम्पायर डिसेंट्रलाइजेशन लाता है जिससे कि सबको अपना अपना काम मिल जाता है करने के लिए और काम ज़्यादा इफ़िशिएंटली वर्क कर पाता है. इससे रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह अच्छे से हो पाता है. कल्चरल फ्लरिशिंग. The first phase of Brahmini power witnessed a cultural renaissance in the Deccan, with the Vijayanagar becoming the patron of art, literature and architecture. The empire capital Hampi emerged as a center of artistic and intellect activity, attracting scholar, poets and artists from across the region. कल्चरल भी हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणी पावर के फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है बिकॉज दे लव्ड देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो उनका आर्ट और आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पिलर्स में कार्व्ड है
ट्रेड एंड इकोनॉमी में भी विजयनगर एम्पायर एक अच्छा सिग्निफिकेंट पोजीशन को स्टैब्लिश कर पाता है. विजयनगर कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स स्पेशली इन स्पाइसेस एंड प्रेशियस मेटल bolstered its economic prosperity. The empire engaged in maritime trade with foreign powers, contributing to thriving economy and the accumulation of wealth. विजयनगर एम्पायर बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड रूट से व्यापार करते हैं, जैसे कि स्पाइसेस का, प्रीशियस मेटल्स का, और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो होता है विजयनगर एम्पायर का वो ज़्यादा और अच्छा होने लगता है. वो लोग मैरीटाइम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेड करते हैं, जिससे उनका इकोनॉमी और वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो पाता है. फेज 2 में हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन. द सेकेंड फेज ऑफ ब्राह्मणी पावर्स ऑफ विजयनगर रीचिंग इट्स जेनिथ अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेवराया एंड सब्सिक्वेंट मोनार्क्स. This period was categorized by further military conquest, diplomatic engagement and consolidation of Vijayanagar territories holding. सेकेंड फेजेस में हम लोग देखते हैं कि विजयनगर अपने रीच पे जेनिथ पे चल जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनका फिर फॉल होने लगता है. जब भी कोई भी चीज़ एकदम रीच पे चल जाएगा उसके बाद उसका फॉल ही होता है. तो मेनली कृष्णदेवराया और ये सब के समय में ये सबसे ज़्यादा हुआ था. कृष्णदेवराया रूल जो किए थे 1509 से 1529 तक किए थे और इनके रेन को गोल्डन एज ऑफ विजयनगर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके रेन में बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन्स हुआ था अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत, जो बहुत टेरिटोरियल गेन किया था कृष्णदेवराय के रेन में. तो इनके रेन को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके रेन में बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे और वो सक्सेसफुल हुए थे. Diplomatic relation, Vijayanagar Empire maintained ties with neighboring powers including the Brahmini Sultanate to navigate geopolitical challenges and secure alliance when necessary. The diplomatic acumen played a crucial role in balancing the regional rivalries. Diplomatic relations, Vijayanagar जो empire जो था एक diplomatic relations अपने neighboring power से maintain करने में successful हो पाया था और वो alliance बना लिया था अच्छा खासा ताकि वो अपने rival से fight कर पाए. Cultural splendor. The second witnessed flourishing Vijayanagar culture and architecture achievement, temple, places, monuments and constructed during the reflects the empire grandeur and artistic sophistication. हम लोग देखते हैं कि सेकेंड फेज में विजयनगर एम्पायर बहुत आगे गया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था जिसमें हम लोग इनके कार्विंग्स को देखते हैं. डिक्लाइन एंड लेगेसी. डिस्पाइट इट्स सक्सेस विजयनगर फेस्ड इंटरनल succession disputes and external pressure from the Deccan Sultanate and emerging the Mughal Empire. The Battle of Talikota in 1565 dealt with severe blow to Vijayanagar, leading to the decline and eventual fragmentation. हम लोग देखते हैं कि मुगल एम्पायर के आने के चलते विजयनगर एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, क्योंकि उसका इंटरनल बहुत डिस्प्यूट्स था नोबल्स के बीच में. तो बैटल ऑफ तालीकोट 1565 में होता है जो एक सीवियर ब्लो होता है विजयनगर एम्पायर का और डिक्लाइन हो जाता है. Legacy of Brahmini power. The legacy of Brahmini power, despite Vijayanagar eventually decline, endured through cultural, linguistic, and religious contribution. The empire influence on regional art, literature, notably the Kannada, Telugu, and religious practices left long-lasting on the South Indian society. हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणी पावर एक बहुत रिच हेरिटेज कल्चर अपना पीछे छोड़ के जाता है. उनका लैंग्वेज नोटेबली कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज, जिसका पॉपुलैरिटी अभी भी हम लोग देखते हैं कि पीपल आर वेरी मच nationalistic towards their language. In conclusion, the rise and conquest and consolidation of Brahmini power represented a dynamic period in the South Indian history, characterized by military powers, culture, vibrancy, and administrative innovation. The legacy of Vijayanagar and its impact on the Deccan political landscape underscore the significant Brahmini influence in shaping the regions and its identity heritage. तो South Indian history को जब हम लोग ब्राह्मणी पावर को स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर के आने के बाद जो है उसका पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था. सिग्निफिकेंट ग्रोथ हम लोग देखते हैं. हम लोग अब पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अफकीज एंड द दक्षिण्स, their relations with the king, the central provincial administration under the Brahmini kingdom, and the various aspects of Brahmini kingdom economy, society, and culture. This comprehensive exploration will provide a detailed understanding of these interconnected aspects during the medieval period in the South India. Conflicts between the Afghis and Dakshins. Historical context. The conflict between the Afghis, northern India, and the Dakshin, southern India with the Deccan regions was rooted in historical culture, social factor. Afghis were often seen as outsiders by the Dakshins, who considered themselves by the indigenous population and regions. तो अफकीस जो थे वो नॉर्दर्न रीजन्स के थे और दक्षिण्स जो थे वो सदर्न रीजन्स के थे.
विद इन द डेक्कन रीजन्स वॉज रूटेड इन हिस्टोरिकल कल्चर। जो डेक्कन रीजन था ना, वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से रिच था। अफ्कीज़ को हमेशा आउटसाइडर्स की तरह देखा जाता था दक्षिण के द्वारा, who considered themselves by the indigenous population of the region. Ethnic and cultural divide. Afghans, primarily of the Turkish, Persian, and Central Asian descent, brought themselves different culture practices, language, administrative. This led to tension between the Dakshins who had their own culture, tradition, and society. Dakshins जो southern regions थे, उनका अपना rich heritage and culture practices था, तो उनको लगता था कि जो अफकीज जो northern Indian people है, Persians, Turkish language लाके उनके culture को dilute कर रहे हैं. Political interviews. The rivalry between the Afghans and Dakshins was also fueled by political introduced power struggle within the Brahmini kingdom, competing factors for influence of control over the alliance along with ethnic exacerbating tensions. Political introduce भी हम लोग देखते हैं, फाइट होता है दोनों के बीच में। मुगल आते हैं तो मुगल फिर क्या करते हैं, विजयनगर एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता था। कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग देखते हैं अफकीज और दक्षिण के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्रोंटेशंस हो जाता था, फैक्शंस हो जाता था, डिफरेंट चीज़ को लेके, थ्रोन को लेके। तो ये सब क्रीप प्रोविंसेस और रिसोर्सेज को लेने के लिए मेनली था, क्योंकि दक्षिण में बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट्स रिच था, क्योंकि वो पोर्ट रीजन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। दिस कॉन्फ्लिक्ट शेप द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द डेक्कन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस. द टेंशंस बिटवीन द अफकीज एंड द दक्षिण्स इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस स्ट्रक्चर विद द रूलर्स हैविंग टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एथनिक डाइवर्सिटीज विद इन द रेम. दिस समटाइम्स लेड टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑन फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन ग्रुप ओवर अदर. और अफकीज़ और दक्षिण्स के इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था उस समय मिडाइवल टाइम में, बट क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था, जिसकी वजह से एथनिक डाइवर्सिटी जो था वो हार्म हो रहा था, और जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ भी बन रहे थे, फेवरेटिज्म हो रहा था एक ग्रुप को लेके दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट। हिंदू मुस्लिम के बीच में हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप विद द किंग. द रॉयल पेट्रोनेज. बोथ अफकीज एंड दक्षिण सॉट रॉयल पेट्रोनेज टू द फर्दर द इंटरेस्ट विद द ब्राह्मणी किंगडम. दिस इंक्लूड सीकिंग अपॉइंटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस, मिलिट्री कमांड्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट. हम लोग देखते हैं कि उन दोनों का रॉयल पेट्रोनेज के साथ अच्छा संबंध रहता है, क्योंकि उनको मिलिट्री कमांडर्स बनना था या इकोनॉमिक एडवांसमेंट में कोई भी काम करना था, तो किंग भी उन लोगों को स्ट्रैटेजिक पोजीशंस देते थे करने के लिए. कोर्ट इंट्रोड्यूस. कोर्ट में नोबल्स जो थे हमेशा एक फैक्शन क्रिएट करते रहते थे, एक ग्रुप बना के दूसरे ग्रुप के against. Diplomatic maneuver. Kings often employ diplomatic maneuvers to balance their interests. Afghans and Dakshins leveraging their respective strength and aligned to maintain stability and consolidated royal authority. Diplomatic maneuvers करते थे किंग. किंग क्या करते थे, दोनों ग्रुप के कुछ कुछ मेंबर्स को बना देते थे ताकि फैक्शन ना क्रिएट हो, लड़ाई ना हो. रोल ऑफ एडवाइजर्स. एडवाइजर्स एंड मिनिस्टर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द अफकीज एंड दक्षिण्स, ऑफरिंग काउंसल्स टू द किंग, मैटर ऑफ गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस. तो एडवाइजर्स का हम लोग बहुत मेन महत्व देखते हैं इस समय में, क्योंकि एडवाइजर्स जो थे वो एक इमीडिएटर के काम आते थे अफकीज और दक्षिण के बीच में अगर लड़ाई होता था तो. सेंट्रल प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्राह्मणी किंगडम. एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की. द ब्राह्मणी किंगडम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर was hierarchical with the centralized authority vested in the king and decentralized governance at the provincial level. Provinces were governed by appointment officials often drawn from noble families of trusted advisors. हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणी किंगडम का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो बहुत अच्छा था, एक हायरार्किकल हम लोग देखते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट देखते हैं, जितना भी था वो एक किंग जो था उनका फाइनल से होता था, पर डिसेंट्रलाइज ऑफ गवर्नेंस भी हम लोग प्रोविंशियल लेवल पे देखते हैं, जिसकी वजह से जो वर्क था वो इफिशिएंटली हो पा रहा था. रेवेन्यू कलेक्शन में द एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड ऑन रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू लैंड टैक्सेस, ट्रेड टैरिफ्स एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द वेसल स्टेट्स. हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छे से हो पा रहा था, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन था, लोकल पीपल जो थे वो जाके टैक्स कलेक्ट करते थे, लैंड टैक्सेस कलेक्ट होता था, ट्रेड पे कलेक्ट होता था, और डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग टाइप का टैक्सेस कलेक्ट होता था. जुडिशियल सिस्टम, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. जुडिशियल सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणी किंगडम का एक वेल डिफाइंड जुडिशियल सिस्टम था, एक कोर्ट था जिसमें जजेस को न्यायाध्यक्षास कहते थे, जो सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स दोनों को देखते थे. एक लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ था दोनों के लिए, हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए, और हिंदू लीगल टेक्स्ट ही था जिसको प्रैक्टिस किया जाता था.
जब हम लोग मिलिट्री अफेयर्स को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री अफेयर्स जो था वो भी डिफरेंट कमांडर्स को दिया गया था ताकि वो मिलिट्री में रिक्रूटमेंट कर पाए, ट्रेनिंग दिया जा रहा था मिलिट्री में जो आते थे उनको, एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था। आर्मी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता था मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंडिंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम लोग बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं इस रेंज में, बहुत सारे इरिगेशनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। एक पूरा टॉपिक ही जो है क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था उसके बारे में है। ब्राह्मणी किंगडम इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। ब्राह्मणी किंगडम का इकोनॉमी कैसा था? इसका डाइवर्स इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर बेस्ड था, ट्रेड था, क्राफ्टमैनशिप था, सब तरीके से पैसा आ रहा था। इसका अगेरियन कम्युनिटीज़ जो थे वो कल्टिवेट कर रहे थे किस टाइप के क्रॉप्स को? राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, वाइल ट्रेड रूट्स कनेक्टेड द किंगडम टू द रीजनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। सोसाइटी कैसा था ब्राह्मणी किंगडम का? एक स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी था, हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, कास्ट बेस्ड था, ऑक्यूपेशन था, कास्ट के बेस पे ही ऑक्यूपेशन उस समय डिटरमाइन होता था। क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, डिफरेंट क्लास के लोग थे, सोशल रोल्स था, सबका अलग अलग, आर्टिशियन कम्युनिटीज़ था, लेबर कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द किंगडम। कल्चर और रिलीजियस प्लूरलिज्म। कल्चर कैसा था? द ब्राह्मणी किंगडम वॉज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस ब्लेंडिंग इंडिजिनस ट्रेडिशंस विद दोज इनकमिंग पॉपुलेशन सच एज अवकीज एंड दक्षिण। The culture synthesis found its expressions in art and literature, music, dance and religious practices. Religion pluralism. तो रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हम लोग उस समय दिल्ली सल्तनत के रेन में देखते हैं। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी थे, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस थे, जैन मोनेस्ट्री थे, अदर रिलीजन स्टैब्लिशमेंट भी हो रहा था। एक सेक्युलरिज्म और डाइवर्स कल्चर उस समय हम लोग देख पाते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ब्राह्मणी किंगडम जो था एक विटनेस करता है फ्लरिशिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बहुत सारे टेम्पल्स, फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन होता है और जिसमें उन लोग अपने स्टाइल्स को भी ऑर्नेट करते हैं। Ornate style reflecting their regional aesthetic and artistic technique. In summary, the conflict between Afghis and Dakshin, their relationship with the king, the central provincial administration, the broader aspect of economy, society and culture within the Brahmani kingdom points a complex picture of medieval Deccan history. This interconnected elements shape political dynamics, social culture and culture developments during the vibrant period in the South Indian history. तो एक vibrant एक culture हम लोग देख पाते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में, कैसे दोनों का इंटरमिक्सिंग होता है, क्योंकि नॉर्थ में पर्शियंस वगैरह, क्योंकि इस्लामिक कल्चर ज़्यादा था उस समय, और साउथ में हिंदू कल्चर ज़्यादा था, तो दोनों कल्चर का कैसा कॉम्बिनेशन होता है, ये एक ब्यूटीफुल चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है मिडाइवल हिस्ट्री में। और उस समय जिस समय दिल्ली सल्तनत था और ब्राह्मणी किंगडम इमर्ज किया था और स्टैब्लिश कर पाया था अपने आप को। सो वी आर डन विथ दिस यूनिट और नेक्स्ट यूनिट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।